आंध्र प्रदेश पर आते हैं। आंध्र प्रदेश में जो इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल है उसके आधार पर उन्होंने आपको दिखाया कि एनडीए को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अदिति, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आंध्र प्रदेश में एनडीए को 15 सीटें मिलेंगी तो क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी? और अगर ये होगा तो क्या आंध्र प्रदेश में शून्य होगा कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरे की बात नहीं होगी? सर, अगर 3 पॉइंट्स में इसको समझा जाए तो पहला, वहाँ की जनता, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उससे बहुत सेटिस्फाइड है वहाँ की सरकार से, उनकी पॉलिसीज, उनके डिसीजन। लेकिन ये बात सही है कि वोटर बहुत स्मार्ट है, वो प्रदेश और देश की राजनीति को अलग अलग तरीके से समझते हैं। जब मैं ज़मीन पे पहुंची तो अजय सर, वहाँ पे लोगों ने ये बात कही कि हमें मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं, लेकिन टीडीपी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, कहीं ना कहीं उससे वहाँ की ज़्यादातर जनता, जिनके बीच में मैं पहुंची, जो पॉलिटिकली साउंड भी अपने आप को बता रहे थे थड़ी पर, जगहों पर, टीडीपी के साथ अलायंस वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो उसके विपरीत है। लेकिन आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी को, आंध्रा तेलंगाना दोनों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उस हिसाब से कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे कहता है कि हम आंध्रा में बहुत अच्छा नहीं कर रहे, और शायद वही सर्वे कुछ बता रहा है। विजय ग्रोवर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दक्षिण भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अदिति, विजय, बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र को लेकर जो ओपिनियन पोल्स रुझान दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ और उसके आधार पर एनडीए को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। क्या ऐसा संभव हो सकता है आंध्र प्रदेश में? अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो शायद चंद्रबाबू नायडू को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर लेके आए, वो एक बहुत बड़ा ही संदेश था। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी और टीडीपी का कार्यकर्ता खास करके जो था वह काफ़ी डरा हुआ था। और जब उस रैली में गए थे, जब पहली बार एक मंच पर आए थे, तो साफ तौर से वहाँ का जो टीडीपी के कार्यकर्ता थे वो उन्होंने एक बात हमसे कही कि अब हमें डर नहीं है। तो ये जो एक मैसेजिंग है कि जो वहाँ की पॉलिटिक्स है काफ़ी वायलेंट होती है, काफ़ी एग्रेसिव होती है, और कहा जाए तो मतलब कई क्षेत्रों में नक्सल इफेक्ट वगैरह भी जो है वो देखने को मिलता है। तो काफ़ी वायलेंस प्रोन पॉलिटिक्स रही है आंध्र प्रदेश की। तो ऐसे में ये जो दोनों वरिष्ठ नेता मंच पर आए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भले ही एक पॉलिटिकल, मैं कहूँगा कि वनवास में थे एक तरीके से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उन्हें मेन स्ट्रीम में वापस लेकर आए हैं वह एक बहुत बड़ी सफलता है। और अगर दोनों के कार्यकर्ता मिलकर पवन कल्याण के साथ परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जगन रेड्डी के लिए, क्योंकि उनकी बहन खुद जो कांग्रेस में चली गई हैं वो भी पार्टी का काफ़ी नुकसान कर रही हैं। और ये एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं एनडीए के फेवर में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर आपने बताया विजय। अब एक छोटा सा सवाल तमिलनाडु का ले लेते हैं। आप उस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं थे। तमिलनाडु में 39 सीटें, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यहाँ पर सेंध लगा सकते हैं, या दरअसल ये सभी 39 सीटें एक बार फिर 2019 की तर्ज पर ही डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पास जाती हुई दिखाई देंगी? देखिए, जहाँ तक मेजर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा तो डीएमके और जो कांग्रेस का अलायंस है वह काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है ग्राउंड पर। लेकिन जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था जयललिता के निधन के बाद एआईडीएमके में, उस वैक्यूम को बीजेपी पूरा करती हुई नजर आ रही है कई क्षेत्रों में। क्योंकि जिस तरह से एडीएमके के कई नेता अभी बीजेपी के साथ हैं और अलायंस के लिए भी तैयार हैं, भले ही एक खेमा जो एडीएमके का है वह साथ नहीं है, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था जयललिता के निधन के बाद वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। और बीजेपी कहीं ना कहीं उसी को पूरा करने की कोशिश करती आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो द्रविड़ियन राजनीति होती थी उसमें नास्तिकता एक आधार होती थी, मतलब धर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। लेकिन ऐसे में बीजेपी जिस तरह से वहां पर धर्म को लेकिन मुझे यहाँ सवाल ये है कि धर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्कोर जरूर करेगी। सवाल ये है कि क्या ये सेंटिमेंट वोट शेयर बढ़ाकर ही संतुष्ट हो जाएगा या सीट में तब्दील होगी? क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में खाता खुलेगा? बहुत छोटा सा जवाब प्लीज, वक्त जरा कम है। देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि कम से कम 3 सीटों में बीजेपी जीत के कगार पर है और थोड़ी मेहनत उसको जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की नजरें जो हैं इस चुनाव पर नहीं है, असेंबली में भी है कि वह वहां पर अपना नंबर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही। अदिति, हम आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। विजय, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो केरल में 20 सीटें हैं। 20 सीटें में जो इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 17 सीटें, और एलडीएफ के खाते में कुछ भी जाती हुई नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीते 3 दिनों से केरल की राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है अदिति, और यहाँ पर एक जो गौर करने वाली बात है,
कांग्रेस और एलडीएफ एक दूसरे के आमने सामने हैं। राहुल गांधी लगातार केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि अब भाई आप मुझे क्यों कोस रहे हो, अगर आपको कोसना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसो, क्योंकि उस पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन है, लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस का बंगाल में गठबंधन है। तो ये अपने आप में एक परस्पर विरोधी स्थिति है। वायनाड की सीट को लेकर राहुल गांधी का बयान है कि ये इतनी अच्छी जगह है, ये तो स्वर्ग की जैसी जगह है, यहाँ पर तो मैं अपनी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी को कहूंगा कि वो आकर रहें। भाई अगर स्वर्ग वायनाड है तो आप अमेठी में क्या करने जा रहे हैं, और अमेठी के बारे में आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो ये कई उलझे हुए मामले, उलझे हुए तार हैं जो केरल को और केरल की राजनीति को बहुत दिलचस्प बना रहे हैं। लेकिन आपका क्या आकलन है? 3 सीटें केरल में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्या चंद्रशेखर को हम जीतते हुए देखेंगे और शशि थरूर को हारते हुए? अदिति, देखिए, वैसे तो क्योंकि हम केरल पे चर्चा कर रहे हैं, उसके ठीक पहले हर एक स्टेट के हिसाब से रणनीति है। आप देखिए, टीडीपी से तो कर लिया अलायंस, लेकिन एआईडीएमके से क्यों नहीं किया? अगर आपको लोकसभा में ज्यादा नंबर मिलते अगर आप एआईडीएमके के साथ आते, क्योंकि आप विधानसभा भी देख रहे हैं। साउथ एक अदर पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब केरल की बात कर लेते हैं। वैसे तो आज़ादी, या कहें कि आज़ादी के बाद से या अंग्रेजों के ज़माने से आरएसएस केरल में एक्टिव रहा है, लेकिन लेफ्ट ने कभी जगह नहीं दी। अब वो लेफ्ट वाली स्पेस लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेठी से निकाल दिए गए या पॉलिटिकली निकाल दिए गए, और अब केरल से भी भारतीय जनता पार्टी उनको निकालना चाहती है, इसलिए स्मृति ईरानी वहां गई, तमाम डेवलपमेंट की बात करी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल अदरवाइज तो इंपॉर्टेंट है ही अपने उसके हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी परिवार के हर एक सीट को हटा दिया जाए। इसलिए वायनाड और वायनाड के साथ, और आपने सवाल किया कि जो वहां की अर्बन सीट्स हैं, तो मैं वहां गई, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि शशि थरूर हारते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर के लिए बहुत मजबूत पूछ लेते हैं विजय, केरल को लेकर अगर एनडीए वहां पर अपना खाता खोलने में सफल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर खाता खोल लेती है, तो इसके बाद तो संघ परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल होगा, मतलब सालों साल की मेहनत सफल हो जाएगी। देखिए, जहां तक मैं अगर आरएसएस की बात कहूं तो इससे पहले भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक साइलेंट सपोर्ट आरएसएस देता है केरल में लेफ्ट के खिलाफ, क्योंकि जो हमने खून खराबा देखा है केरल की राजनीति में, वो लेफ्ट और आरएसएस के बीच में होता था, और कहीं ना कहीं आरएसएस को लगता था कि उस समय पर बीजेपी मजबूत नहीं थी तो वह यूडीएफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करते। लेकिन इस बार एक सीट पर शायद उम्मीद है जहां बीजेपी अपना खाता खोल सकती है, और वो है त्रिशूर की, जहाँ पे कि एक्टर सुरेश गोपी काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछली बार भी उन्होंने दी थी, 24% वोट शेयर था उनका, और इस बार प्रधानमंत्री खुद 3 बार त्रिशूर गए हैं, 7 बार केरला गए हैं 1 साल में, और ये एक संकेत है कि वह कितने फोकस्ड है केरल को लेकर के, और कि किस तरह से वह वहां पर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसका कुछ रिजल्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। जहां तक अदिति ने कहा कि राहुल गांधी को वहां से हटाना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, शायद वो मुश्किल हो, लेकिन त्रिशूर में अपना खाता शायद बीजेपी खोलने की पूरी कोशिश कर सकती है। बिल्कुल विजय, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यूजुअल इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरैक्ट विथ यू, थैंक यू सो मच। और अब हम बात करें राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों की, लेकिन उसके पहले एक छोटी लाइन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ केरल के बारे में। अदिति, हम केरल में भूल जाते हैं कि तकरीबन 20% मुसलमान आबादी है केरल की, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा, और वो ये कि ओवरसीज इंडियन बड़े पैमाने पर जो ओवरसीज इंडियन हैं, जिसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी अरब देशों में रहती है, वो इस बार प्रो बीजेपी स्टैंड ले रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।